नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश गुदारा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुदारा एजुकेशन सेंटर में। हाँ तो दोस्तों, पता ही है आपको, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सिंधु घाटी सभ्यता वाला टॉपिक चल रहा है और इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो लास्ट वीडियो होगा इस टॉपिक का। देखिए, इस टॉपिक के अंदर मैंने जितने भी हो सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड जो फैक्ट है, कंसेप्ट है, वो सारे शामिल किए हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कम लगता है तो आप कोई गाइड से भी पढ़ सकते हैं इसको। लेकिन देखिए, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन एक या दो ही आते हैं, इसमें से कोई भी टॉपिक हो उसमें एक दो क्वेश्चन ही आते हैं। लेकिन अगर हम सारा टाइम ही एक ही एक टॉपिक पर अगर व्यतीत करते जाएं तो वो कोई समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि जितने एग्ज़ाम ओरिएंटेड इसमें फैक्ट थे वो मैंने सारे शामिल कर लिए हैं। और इतना भी अगर आप याद कर लोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड बताना था और उसका आंसर होगा 3250 से 2750 ईसा पूर्व था, अकॉर्डिंग टू जॉन मार्शल। और अगर कार्बन पद्धति के अनुसार बात करते हैं तो वो टाइम पीरियड था 2350 से 1750 ईसा पूर्व। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो ये होगा, आपको ये बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नकली स्थान किसे कहा गया है। वो कल वाली वीडियो में से ही है। कल वाली वीडियो अगर सही ढंग से आपने देखी है, समझी है, तो आंसर आपको आता ही होगा, तो दे देना आंसर। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, इसके जो कुछ स्थल हैं जो बचे हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के ही हैं, कुछ स्थल है जो बचे हुए हैं, उनके डीप में जाके थोड़े पूछे जाते हैं फैक्ट। देखिए, ये जो स्थल हम पढ़ रहे हैं ना, इनमें क्या है कि कंसेप्ट वाला कुछ नहीं है, सारे फैक्ट हैं, याद करने ही होंगे। और याद एक बार पढ़ने से ये याद नहीं होंगे, इनको बार बार जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे तब तक ये याद होने वाले नहीं है। आप इनको रिवीजन नोट कर लीजिए कहीं भी नोटबुक के अंदर और बार बार इनका रिवीजन करते रहिए और ये अपने आप याद हो जाएंगे। और इसके अलावा इसका कोई समाधान नहीं है। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो पहला स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो है कालीबंगा। कालीबंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस कालीबंगा ये कहाँ है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ये कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है, घग्गर नदी के किनारे। ये देखिए, मैंने यहाँ लिखा भी है, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे हैं। इसकी खोज किसने करी थी? खोज करी थी अमलानंद घोष के द्वारा 1951 और 1952 के अंदर। उत्खनन करता कौन था इसका? बीवी लाल और बीके थापर। मैंने कल भी बताया था, खोज करता और उत्खनन करता ये अलग अलग होते हैं और अलग अलग हमें याद भी करने होंगे। कौन सा भी पूछ सकता है एग्जाम में कि खोज करता बताओ या फिर उत्खनन करता। तो खोज इसके अमलानंद घोष ने करी थी और उत्खनन करता इसके बीवी लाल और बीके थापर थे। अब ये बीवी लाल कई बार इनकी फुल फॉर्म दे दी जाती है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो बीवी का मतलब होता है ब्रिजवासी लाल और इसका होता है बाल कृष्ण थापर। ये भी आपको ध्यान रखना, इनकी फुल फॉर्म मैंने लिखा नहीं है लेकिन याद कर लेना आप, ब्रिजवासी लाल और बीके थापर। याद कैसे करोगे? कालीबंगा की खोज किसने करी? अमलानंद। अमल वैसे अगर आपने देखा है या नहीं देखा है तो अमल जो होता है वो ब्लैक रंग का होता है, काले रंग का। तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हो कि काले रंग कालीबंगा की खोज किसने करी थी? अमलानंद ने और बीवी लाल और ब्रिजवासी लाल और बीके थापड़ ने 1961 से 1969 के बीच में इसका उत्खनन किया था। और ये जो मैंने नोट लगा रखे हैं ना इनके अंदर, वो यूँ समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं वो, तो इनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना। ये चीज़ तो बहुत मतलब याद रखनी है। और कालीबंगा के बारे में ये कहा जाता है कि ये आज़ादी के बाद भारत में खोजा गया पहला स्थल था। यानी आज़ादी के 1947 में जो हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद अगर कोई खोजा गया जो वो पहला स्थल कौन सा था, वो यही था, कालीबंगा। शाब्दिक अर्थ यानी इस कालीबंगा शब्द का क्या अर्थ है? वो है काले रंग की चूड़ियाँ। ये भी बहुत बार पूछा गया कि कालीबंगा का अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो ये अर्थ भी इनके ध्यान रखने, काले रंग की चूड़ियाँ। अब देखते हैं हम कि कालीबंगा से हमें मिला क्या क्या है, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा से मिले हैं प्रथम ऊंट के साक्ष्य। पूछ लिया जाए कि प्रथम ऊंट के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो कालीबंगा से मिले हैं। मकानों में दरार मिली है, यानी यहाँ पर जो खोदे गए हैं, जो उत्खनन किया गया है, वहाँ से जो मकान मिले उनमें कुछ दरारें मिली हैं और उन दरारों से अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पर कोई भूकंप आया होगा। तो इसलिए ये दरारों वाला ना पूछ के डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। और ये भूकंप के अंदाज़ा लगाया है कि मकानों में दरार आई है तो इसलिए यहाँ पर भूकंप आया होगा। जूते हुए खेत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जूते हुए खेत के साक्ष्य
कालीबंगा से मिले हैं। तांबे की एक बैल की मूर्ति मिली है। मकान यहाँ पर कच्ची ईंटों के थे, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं और इसीलिए इस जो ये स्थल है इसको दीनहीन बस्ती कहा गया है। तो ये भी पूछा गया एग्जाम के अंदर कि कौन से सभ्यता स्थल को दीनहीन बस्ती कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा गया है। और यहाँ पर खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, यानी यहाँ पर एक खोपड़ी मिली है, उसके अंदर 6 छेद मिले हुए हैं। तो खोपड़ी के अंदर 6 छेद मिले हुए, इसलिए अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पर जो शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन वगैरह भी किए जाते थे। यानी आज जो ऑपरेशन होते हैं, यानी उस टाइम भी देखो कितना पुराना समय था, उस टाइम भी ये चिकित्सा शल्य चिकित्सा थी। तो ये भी अंदाजा लगाया जाता है कि कालीबंगा के अंदर शल्य चिकित्सा थी। 3 प्रकार के शवाधान मिले हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखने हैं। 3 प्रकार के शवाधान मिले हैं, आंशिक, पूर्ण और दाह संस्कार, यानी ये 3 प्रकार के शवाधान। ये कई बार पूछ लिया जाए, ये गहराई में तो नहीं पूछता कि कौन कौन से मिले हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये इस तरह लाइन पूछी गई है कि 3 प्रकार के शवाधान कहाँ मिले हैं। तो ये आंशिक शवाधान यानी आधा शवाधान, पूर्ण शवाधान भी मिला है एक बार, और एक दाह संस्कार किया हुआ है। 3 प्रकार से जो दाह संस्कार किया हुआ का जो साक्ष्य है वो यहीं से मिलता है। एक ये देखिए, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। मैं आज आपका कन्फ्यूजिंग दूर करूँगा यहाँ से। देखिए, स्टुअर्ट पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है कालीबंगा को, यानी जो ये कालीबंगा इसको स्टुअर्ट पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है और इसका समर्थन किया है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। अब देखिए गाइडों में क्या लिखा हुआ है, गाइडों के अंदर ये लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है, और ये डायरेक्ट रूप से कहना कहीं ना कहीं गलत है। देखिए इस बात का रीजन क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि एक बार ये आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया और उसके अंदर उसका जो आंसर माना गया वो यही डॉक्टर दशरथ शर्मा माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि स्टुअर्ट पिगट ऑप्शन में ही नहीं था। ये आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी पूछे और स्टुअर्ट पिगट और डॉक्टर दशरथ शर्मा दोनों अगर ऑप्शन के अंदर है तो हम स्टुअर्ट पिगट को सही करेंगे, लेकिन अगर स्टुअर्ट पिगट ऑप्शन के अंदर ही नहीं है तो हम डॉक्टर दशरथ शर्मा को कर सकते हैं। ये आपको कंफ्यूजिंग कहीं भी हो सकता है एग्जाम के अंदर, कहीं स्टुअर्ट पिगट नाम दे दे, डॉक्टर दशरथ शर्मा हो ही नहीं और आप कंफ्यूज हो जाओ कि तीसरी राजधानी तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या है। देखिए गाइडों के अंदर ये लिखा हुआ है, बहुत गाइडों के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन जो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बुकों का मैटर है, ना कि गाइडों का मैटर नहीं है। ये बुक से नोट किया है। बुक के अंदर यही है कि स्टुअर्ट पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी का है, जिसका समर्थन किया डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, और ना कि दशरथ शर्मा ने इसको तीसरी राजधानी का सिर्फ समर्थन किया है। लेकिन ऑप्शन के अंदर अगर स्टुअर्ट पिगट नहीं है तो हम दशरथ शर्मा को करेंगे, नहीं तो स्टुअर्ट पिगट इसका सही आंसर होगा। और यहाँ पर एक जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके एक नीचे एक सभ्यता और मिली है 60 मीटर की और खुदाई करने के बाद, एक मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की सभ्यता और मिली है एक, जिसको कहा गया सोंथी संस्कृति, यानी उसको सोंथी संस्कृति नाम दिया गया है। उसको प्राक हड़प्पा भी कहा जाता है। प्राक हड़प्पा मतलब, प्राक का मतलब होता है पहले, हड़प्पा से पहले का ही एक ऐसी समय सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का स्थल मिला है सोंथी संस्कृति, जिसको प्रथम कालीबंगा का नाम दिया गया। ये पूछा गया एग्जाम के अंदर कि प्रथम कालीबंगा किसे कहा गया है, तो सोंथी संस्कृति को, बस इतना ही याद रखना है। ये कालीबंगा यानी हड़प्पा से पहले का ही है। ये कालीबंगा की जगह मिला है, इसके नीचे मिला है 60 मीटर की गहराई में और खोदने के बाद ये एक संस्कृति और मिली है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रथम कालीबंगा किसको कहा गया है, सोंथी संस्कृति को कहा गया है। और देखिए कालीबंगा के अंदर अगर आप इतना भी याद रख लोगे तो बहुत है का इनफ होगा। बाकी इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं वो गाइडों के अंदर बहुत होते हैं, आपने पढ़े भी होंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर करवाए हैं और यहाँ से ही क्वेश्चन बढ़ते हैं। और देखिए पढ़ने का भी एक तरीका होता है कि हम मतलब एक तो हार्ड स्टडी होती है, एक होती है स्मार्ट स्टडी। तो हमें हार्ड स्टडी नहीं करनी, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। हार्ड तो मतलब वैसे तो कुछ भी करा जाओ, मतलब कितना भी पढ़े जाओ, आप सारा दिन पढ़े जाओ, एक ही टॉपिक को 4-5 दिन दे दो, चाहे एक टॉपिक के ऊपर बुक बनी हुई है, पूरी बुक बनी हुई है। आप सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर एक बुक बनी हुई है स्पेशल, अगर उसको पढ़ने लगे तो सिलेबस कवर ही नहीं होगा। तो इसलिए हमें जो एग्जाम के अंदर एग्जाम और पिछले जो क्वेश्चन आंसर है, जो पिछले का एग्जाम का जो पैटर्न है उसके हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूँ और यही इंपॉर्टेंट है। आप देख लेना कोई एग्जाम हो तब भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, अगला जो स्थल है वो है बनावली। तो बनावली ये कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर है। ये सारी ट्रिक आपको याद करनी है। हमने कल पिछली वाली
जो कल वीडियो थी उससे पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को याद करने की ट्रिक याद करी थी कि कौन से स्थल कहाँ पर है, किस जगह पर है। तो वो ट्रिक आपको उंगलियों पर याद होनी चाहिए, तभी आपको स्थल पता चलेंगे कि ये कहाँ पर है, क्योंकि डायरेक्ट रूप से पूछ लिया जाता है कि ये स्थल है कहाँ। तो बनावली कहाँ है, हरियाणा के अंदर है, और ये आपको ट्रिक नाम लेते याद आ जानी चाहिए। मैं आज बताऊंगा नहीं, ये आपको खुद को स्मरण करनी है। देखिए बनावली, बनावली हरियाणा के अंदर मिला है। कौन सी नदी, घग्गर। ये स्थल और नदियां ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी के किनारे कौन सा स्थल मिला है, तो घग्गर नदी के किनारे मिली है, बनावली मिला है, हरियाणा के अंदर है। खोज किसने करी है, 1973 के अंदर RS बिष्ट। RS का मतलब क्या होता है, रविंद्र सिंह बिष्ट। तो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1973 में इसकी खोज करी गई। अब यहाँ से मिले क्या है, जौ की खेती के उत्तम किस्म के साक्ष्य मिले। देखिए हमने एक वीडियो बनाई थी जो पहले वाली, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा के अंदर क्या मिला है, गेहूं और जौ के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। लेकिन फिर मैंने वहां पर एक नोट डाल के आपको बताया था कि अगर यूं पूछ लिया जाए जौ की खेती के उत्तम किस्म के साक्ष्य, ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तम किस्म के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये बनावली से मिले हैं। अगर यूं पूछ लिया जाए कि गेहूं और जौ के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं हड़प्पा से, और उत्तम किस्म की खेती के साक्ष्य मिले हैं बनावली से। ये यहाँ से कन्फ्यूजिंग होती है और कन्फ्यूज करता है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन वहीं से देता है जहाँ से स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है। तो हमें ये कन्फ्यूज नहीं रखना है हमारे माइंड के अंदर, हमें बिल्कुल क्लियर कट याद करने हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, जो वाला दो जगह से मिले हैं, एक हड़प्पा से मिले हैं और एक बनावली से, लेकिन बनावली से उत्तम किस्म की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से बनावली से सिंधु लिपि अंकित एक मोहर भी मिली है, यानी एक मोहर मिली है जिस पर सिंधु लिपि में कुछ लिखा गया है। और ये आपको पता ही है कि सिंधु लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, क्या लिखा गया ये पता नहीं, लेकिन लिखा गया है। और यहाँ से तिल और सरसों की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं बनावली से, और एक हल का खिलौना मिला है, ये ध्यान रखना है। हल का खिलौना, हल नहीं मिला है, हल का खिलौना मिला है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीछे के एग्जाम में पूछा गया है कि संपूर्ण सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहां से नाली व्यवस्था नहीं मिली है। यानी जो नालियां की व्यवस्था हमने पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों और नालियों की जो पानी की व्यवस्था वो बहुत अच्छी थी, तो वो नाली की व्यवस्था मिली कहां से नहीं है, तो वो याद रखना है आपको, बनावली से। बनावली से नाली की व्यवस्था का अभाव मिला है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से नालियां नहीं मिली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा स्थल है इसकी बात करते हैं, सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा कहाँ से मिला है, ये गुजरात से मिला है। हमने ट्रिक याद भी करी थी, अगर आपने याद कर रखी है तो तुरंत याद आ गई होगी कि धोले रंग रा प्रभाव गुजरात शू देखो, कि धोले रंग रा प्रभाव गुजरात शू देखो। तो शू का मतलब सुरकोटड़ा। तो सुरकोटड़ा की खोज कहाँ किसने करी थी, जगपति जोशी ने 1964 के अंदर की गई थी। ये गुजरात के अंदर कच्छ के रण में मिला है। यहाँ से मिला क्या है, सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां मिली है। सुरकोटड़ा और घोड़ा ये देखो एक जैसे से ही हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूछ लिया जाए कि घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली हैं, तो ये सुरकोटड़ा से मिली है। यहाँ तराजू के दो पलड़े। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजिंग क्रिएट होगा। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था, अगर आपने ध्यान से पढ़ी है, कि आगे भी लिखा हुआ है मैंने कि एकमात्र स्थल है, सॉरी ये नहीं, कि सिंधु सभ्यता के लोग हैं घोड़े से अपरिचित थे। अब यहाँ मैंने लिख दिया कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, और यहाँ लिख दिया कि घोड़े की अस्थियां मिली है, तो ये कैसे हो गया। देखिए सिंधु जो हमारे पुरातत्व विभाग के जो लोग हैं उन्होंने जो इसका खोज करी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर घोड़ों के ज़्यादा प्रमाण नहीं मिले, कहीं कहीं से ही मिले हैं। तो इसका मतलब उन्होंने ये माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए घोड़े नहीं हो सकते, ये हो सकता है कहीं बाहर से आए हुए हैं। क्योंकि अगर सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर अगर घोड़े होते तो वो हर जगह मिलते, तो उनके कहीं कोई इक्का दुक्का ही प्रमाण मिले, इसलिए उन्होंने माना नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ों से परिचित होंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर घोड़े नहीं थे, ये घोड़े जरूर कहीं बाहर से कोई आए हुए घोड़ों के प्रमाण मिले। तो ये ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि किस चीज से परिचित नहीं थे, तो ये इसका आंसर यही माना गया है, घोड़े से परिचित नहीं थे। लेकिन ये भी माना गया है कि सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां मिली है। ये एक कन्फ्यूजिंग वाला है, लेकिन आपको कन्फ्यूज रखना नहीं है, ध्यान रखना है। एग्जाम में जैसा आए वैसा ही करना है, कि घोड़े का अस्थियां पूछ ले तो सुरकोटड़ा से, और अगर यूं पूछ लिया जाए कौन सी चीज से परिचित नहीं थे, तो घोड़े से ही परिचित नहीं थे। तराजू के दो पलड़े मिले हैं, एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटड़ा से ये मिला है कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता, ये किस चीज से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ ये आज तक के नहीं है। कोई प्राकृतिक कोई कारण बता रहा है, कोई बाढ़ बता रहा है, यानी किसी को पता नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ से एकमात्र ऐसा स्थल है,
ये आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या मिला है, बस इतना ही पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के साक्ष्य कहाँ से मिले, सुरकोटला। देखिए हमें इसमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें सिर्फ हमारा एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसी हिसाब से हमें याद करने हैं। ज़्यादा अगर हम इसमें गहराई में जाने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए भी बुरा होगा। तो आप ज़्यादा इसकी गहराई में घुसने की मत कोशिश करिए, बस इतना ही याद रखिए जो बताया जा रहा है। एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से विनाश के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे। हाथी के साक्ष्य अगर पूछ लिए जाए, ये मैंने अलग से है, ये इसमें नहीं है, हाथी के साक्ष्य पूछ लिए जाए तो ये गुजरात का एक रोजदी नाम का स्थान है, वहां से मिले हैं। तो ये रोजदी याद रखना है आपको। हाथी कहाँ से मिले हैं, रोजदी से मिले, और ये रोजदी कहाँ है, गुजरात के अंदर है, ये ध्यान रखना है। और घोड़े से अपरिचित माने गए हैं। अब हम अगले स्थल की बात करते हैं, रोपड़। ये रोपड़ पहले भी हमने जिक्र किया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है रोपड़। ये कहाँ है, ये इसकी खोज किस, ये पंजाब के अंदर है, सतलज नदी के किनारे। तो ये भी हमने ट्रिक करी थी कि पंजाब के जो लोग क्या कहते हैं कि रो मत संग रह चकदे फटे बाड़े में। तो रोस मतलब रो मत संग रह, तो ये इसमें सारे स्थल आ जाते हैं जो पंजाब के अंदर है। तो रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। बीबी लाल ने इसकी खोज करी थी 1950 में। देखिए अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप पिछली वीडियो को देखकर जो हमारी ट्रिक वाली वीडियो है वो जरूर देखिए। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है, ये कौन से स्थल कहाँ है आपको याद हो जाएंगे, लेकिन उनको कहीं पर लिख के आपको बार बार याद करना पड़ेगा, फिर याद हो जाएंगे। और इतनी मुश्किल ट्रिक नहीं है, बहुत आसान ट्रिक है। और इनका कोई इलाज नहीं है कि आप इन सिंधु घाटी सभ्यता का कोई मंत्र होगा कि उससे याद हो जाएंगे। बाकी तो रिवीजन है, करते रहिए। और डायरेक्ट सीधा अगर हम रटते रहेंगे तो भूल जाएंगे। ट्रिक के हिसाब से हम इनको याद रख सकते हैं। तो खोज बीबी लाल यही है जो ऊपर हमने कालीबंगा के अंदर जिन्होंने उत्खनन किया था, ब्रिजबासी लाल जिन्होंने कालीबंगा के अंदर उत्खनन किया था, रोपड़ की इन्होंने खोज करी है 1950 के अंदर। पंजाब में सतलज नदी के किनारे मिला है। उत्खनन इसका यगदत्त शर्मा के द्वारा किया गया है 1956 और 1957। देखिए सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें नाम इनके इंपॉर्टेंट है। सन अगर आपको याद नहीं है तो काम चल जाएगा, लेकिन ये नाम है ये आपको याद जरूर रखने हैं कि किसकी खोज किसने करी थी और किसने उत्खनन किया था, ये ध्यान रखने हैं। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के प्रमाण मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्थल ऐसा है सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ से कुत्ते के साथ मानव को दफनाया जाता था। तो रोपड़ से एकमात्र ऐसा स्थल है, यहाँ से प्रमाण मिले हमें कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कुत्ते के साथ मानव को भी दफनाया जाता था। अब हमारा जो नेक्स्ट स्थल है वो है लोथल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन है जो बार बार बनता है और बहुत से एग्जाम में बना हुआ है, वो भी बताऊंगा मैं। देखिए लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1954 के अंदर करी थी। गुजरात में ये स्थल है कि जो हमने गुजरात में जो ट्रिक पढ़ी थी उसी के अंदर आता है ये लोथल। भोगवा नदी, ये नदी का नाम याद रखना है आपको। लोथल कहाँ मिला है, भोगवा नदी के किनारे। अब यहाँ से मिले क्या क्या हैं, यहाँ से चावल और बाजरे के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। देखिए गेहूं और जौ के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से। और चावल और बाजरे के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये हैं लोथल से मिले हैं। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। चावल और बाजरे के पूछ लिए जाए तो लोथल से, और गेहूं और जौ के पूछ लिए जाए तो हड़प्पा से, वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। और जौ की उत्तम किस्म की खेती के साक्ष्य मिले हैं तो वो बनावली से मिले हैं। और यहाँ से चक्की के पाट मिले हैं। ये किस तरह याद रखते हो, चावल और बाजरा, तो यानी बाजरा मिला है तो बाजरे को पीसने के लिए किसकी चक्की की आवश्यकता होती थी, तो चक्की के पाट मिले हैं। बाट मिले हैं, माप तोल पैमाना, यानी बाट से ये बाट जो आप जानते होंगे घरों के अंदर जो यूज किए जाते हैं जिनसे माप तोल किया जाता है, तो वो पैमाने। हाथी दांत का एक पैमाना, यानी हाथी दांत एक पैमाना है जिससे कुछ नापा जाता है, तो वो हाथी दांत से बना हुआ होता है, वो पैमाना भी यहाँ से मिला है। यहाँ से एक गोदीवाड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, पता नहीं कितने एग्जाम के अंदर पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो यही है गोदीवाड़ा। भी कह सकते हैं इसको, डॉकयार्ड भी कह सकते हैं, बंदरगाह भी कह सकते हैं। इसके 3 नाम है, कौन सा भी आ सकता है कि गोदीवाड़ा कहाँ मिला है, डॉकयार्ड कहाँ मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ये लोथल के अंदर मिला है। बंदरगाह कहाँ मिला है, तो ये इसी के ही नाम है तीनों, गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड और बंदरगाह। पता नहीं कितने एग्जाम के अंदर पूछा गया है। और संपूर्ण सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना गया है इसको, ठीक है। संपूर्ण जितने भी सिंधु सभ्यता के अंदर स्थल है उनमें सबसे बड़ा स्थल यही है, गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड या बंदरगाह। ये याद रखना है आपको, लोथल से मिला है।
लोथल की समुद्र देवी किसको कहा जाता है? शिकोत्री देवी। ये पूछ लिया जाता है कई बार, ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक समुद्र की देवी मानी जाती थी शिकोत्री देवी को। यहाँ से 4 नाव के साक्ष्य मिले हैं। ये नाव के साक्ष्य हमने पिछले में याद किए। अगर आपने वीडियो अच्छी तरह से देखी तो आपके रिमाइंड हो जाना चाहिए। अभी कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। हमने बात करी थी, तो स्टार्टिंग वाला स्थल पड़ा था कि हड़प्पा से 4 नाव के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से भी मिले हैं। वहाँ कौन सी नदी थी? रावी नदी। और यहाँ कौन सी नदी है? बोगवा नदी। 3 युगल स्वाधान मिले हैं। युगल का मतलब क्या होता है कि पुरुष और महिला साथ में दफनाए गए हैं। युगल का मतलब यही होता है कि जिसमें पुरुष और महिला को साथ में दफनाया गया है। तो 3 युगल, इस प्रकार के 3 युगल स्वाधान मिले हैं जहाँ पर महिला और पुरुष साथ में दफनाए गए हैं। पंचतंत्र में वर्णित कोआ और लोमड़ी, यानी यहाँ पर एक कोआ और लोमड़ी के साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वो कोआ और लोमड़ी कौन से हैं जिनमें आप पंचतंत्र के अंदर जो पढ़ते हैं। आपने पंचतंत्र की जो कहानियाँ पढ़ी होंगी, छोटी छोटी बुक्स आती हैं जो बच्चों के लिए, तो पंचतंत्र की कहानी के अंदर लोमड़ी और कोआ मुख्य पात्र होते हैं। तो ये इनके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये लोथल से। ये पूछा गया एग्जाम के अंदर कि पंचतंत्र की लोमड़ी और कोआ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिले। यहाँ से एक अग्निकुंड मिले हैं और शल्य चिकित्सा के प्रमाण यहाँ से भी मिले हैं और कालीबंगा से भी मिले हैं शल्य चिकित्सा के परिमाण। ये आपको ध्यान रखने हैं। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमारा स्थल है, वो स्थलों का वीडियो है या फिर इसका कंसेप्ट का वीडियो है, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। सिंधु घाटी सभ्यता से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरे हिसाब से तो इससे बाहर नहीं आएगा। ये भी जो अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लोगे तो ये भी काफ़ी हैं। वैसे कुछ भी याद करे जाओ वो आपकी मर्जी है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने पिछले के जो पेपर हैं, एक पेपर नहीं है, पता नहीं कितने पेपरों के अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। आए हुए क्वेश्चनों के रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। आप अपने मन में ये धारणा मत बना लेना कि ये तो पिछले एग्जाम में आ ही गए हैं तो आगे क्या आएंगे। देखिए, पिछले एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से ही मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं और उनके इर्द गिर्द ही आगे आने वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो सही तरीके से पढ़ने का यही तरीका आता है कि हमें पहले जो एग्जाम में जो पूछा गया उसका एनालिसिस करके और फिर हमें कोई चीज़ पढ़नी चाहिए। तो यही है। तो आपको जो ये मैटर दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, और जो मैंने साथ में बातें बताई हैं इसके वो भी आप नोट कर लेना। कहीं भी एक अपनी नोटबुक लगा लो। पहले भी मैंने आपको बोला है कि अपनी एक नोटबुक लगाओ और नोटबुक के अंदर ये चीज़ें नोट करते जाओ। और एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि कभी मैं कौन से टॉपिक की वीडियो डाल देता हूँ, कभी इसकी हिस्ट्री की डाल दी, कभी इसकी पॉलिटी की डाल दी। देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टॉपिक करवाया जाता है वो तो कंप्लीट करवाया जाता है ना। टॉपिक अब सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक कंप्लीट होने से पहले तो मैंने कोई अदर वीडियो नहीं डाली, लेकिन अब अगर कोई वीडियो इसकी आएगी, नेक्स्ट वीडियो अगर मान लो पॉलिटी की आ गई, तो क्या दिक्कत है? आप वहीं अगले पेज पे उस पॉलिटी के नोट्स बना लो। एक कॉपी ऐसी बना लो जो सिर्फ यहीं से मिलेगी। तो अब एग्जाम में ये तो है नहीं कि हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी से भी सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम किसी को अनदेखा नहीं कर सकते। एक ही एक सब्जेक्ट के पीछे अगर हम चलते रहे तो फिर हमारे इसमें कोई ये समझदारी वाली बात नहीं है। हर टॉपिक को लेकर चलना पड़ेगा, और अगर अलग अलग कॉपी लगाओ तो वो आपकी एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अलग अलग कॉपी नहीं लगा, उसको एक ही कॉपी लगा रहे हो नोट करने वाली, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर ऊपर टॉपिक का नाम लिख दो और नीचे नोट कर दो, लेकिन टॉपिक के बीच में तो कोई नया टॉपिक नहीं आ रहा है ना। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर सब्जेक्ट अलग का आ रहा है तो मेरे हिसाब से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना, क्योंकि एक ही एक टॉपिक को हम बार बार नहीं पढ़ सकते हैं, और एक ही एक टॉपिक की वीडियोस बार बार आती है तो उसमें थोड़ी बोरिंग भी लगती है। तो थोड़ा टॉपिक भी चेंज होता रहना चाहिए। और हमारा जो एक एग्जाम का जो पैटर्न है, क्योंकि हर जो सब्जेक्ट है वो अपनी इतनी इंपॉर्टेंस है उसकी, तो हर सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ता है। तो अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो मानता हूँ कि सॉल्व हो गई होगी। और तो ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। रिवीजन ही सबसे ज़रूरी है। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और उम्मीद करता हूँ कि यह जो वीडियोज़ हैं आपको पसंद आ रहे होंगे, और नहीं आ रहे हैं तो देख लेना। चलो ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।